हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्ज़ाम्स क्रैकर। तो आज की इस क्लास में हम जो एसएससी सीजीएल का 18 सितंबर 2024 को पहली शिफ्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका जीके जीएस का कंप्लीट और डिटेल्ड सॉल्यूशन करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, 2025 में सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का या फिर जीडी का या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स जैसे कि रेलवे आरआरबी का, तो जहाँ पे भी जीके जीएस पूछी जाती है उन सब के लिए ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। और इस सीरीज़ की सारी क्लास ही उन सब के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ पे जीके जीएस पूछी जाती है। ठीक है भाई, पीवाईक्यू सीरीज़ का हमारा ये अभी 20वां 21वां लेक्चर होगा सीजीएल का। इससे पहले मैंने जो सारे सेट्स हैं उनके सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था शिफ्ट वाइज, हर एक शिफ्ट का मैंने जीके का सॉल्यूशन करा दिया है। 25 के 25 क्वेश्चन करवाए हैं और हम 36 शिफ्ट के 25 36 इंटू 25 आप कर सकते हैं, आपके पास कितना क्वेश्चन बैंक है। और उसके अलावा जो सी एच एस एल का है 2024 में हुआ है, उसके भी मैं 25 के 25 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के करा रहा हूँ और एम टी एस के भी। तो आपका रिवीजन आप सोच सकते हैं आपके पास कितना क्वेश्चन बैंक है। एस एस सी जो एग्जामिनर होता है ना, उसके जो एजेंसी साइट करती है एग्ज़ाम, देखिए उसके पास भी क्वेश्चंस है नहीं, वो जितने क्वेश्चन हैं उन्हें ही घुमा फिरा के या फिर रिपीट करता है। तो एसएससी में रिपीट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्वेश्चंस के। तो जो जितना भी क्लासेस आई हैं उन सबको आप अच्छे से देख लें और 1 से 2 बार देख लें। और जिनके पास टाइम कम है वो 1.5 की स्पीड पे देख सकते हैं। इन क्लासेस का आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। और देखिए आने वाली क्लासेस के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये क्लास जो होगी हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी, बाइलिंगुअल रहेगी, तो हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको ईच एंड एवरीथिंग बिल्कुल क्लियर होगा। ठीक है, और इस सीरीज़ का आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, हम जीएस में मास्टर कर जाएंगे पीवाईक्यू के थ्रू। ठीक है, आपने अगर पीवाईक्यू देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। आपको एग्ज़ाम में ना थोड़ी स्ट्रेटजी के साथ जाना होता है। अगर आप पीवाईक्यू पढ़ेंगे आपको पैटर्न पता चलेगा, चीज़ें याद होंगी, क्योंकि एसएससी रिपीट करता है। तो पीवाईक्यू आपको पढ़ के जाने ही है, कोई ऑप्शन नहीं है। आप वैसे किताबों को पढ़ लो, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। आप तभी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे जब प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, उसमें आपका बेनिफिट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपना पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड आउट वाई वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। तो पता लगाइए कि सफ़ेद सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में ग्रे क्यों हो जाता है, धूसर। तो ग्रे क्यों हो जाता है सनलाइट में, जो वाइट सिल्वर क्लोराइड है, तो ये क्यों हो जाता है। देखिए, ड्यू टू रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ तो कम ही रिएक्ट करता है सिल्वर, तो ऐसा तो नहीं होने वाला। ठीक है, वो आयरन के केस में है वो। तो ड्यू टू रेडॉक्स रिएक्शन ये भी नहीं लग रहा। तो ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसका आंसर लग रहा है। और फोर्थ देख लेते हैं हम। देखो, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर ऑक्साइड, नहीं, सिर्फ ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। तो ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो जब लाइट पड़ती है तो जो सिल्वर क्लोराइड होता है उसमें उसको वो डिकम्पोज हो जाता है, किसमें, सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर और क्लोरीन में लाइट के द्वारा। अब थोड़ा सा देख लेते हैं हम इसके बारे में। देखिए, ये है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होती है, इसे देखो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, हीट की फॉर्म में हो सकती है, लाइट की फॉर्म में हो सकती है, और या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हो सकती है। इसके लिए जो रिएक्टेंट्स होते हैं इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। जो सिल्वर क्लोराइड है जो ये ग्रे में कन्वर्ट होता है सनलाइट के थ्रू। ये रिएक्शन तभी होती है जब हीट मिलती है इसे, इस रिएक्शन को रोका जा सकता है। ठीक है, फेड हो जाएगा सिल्वर का जो कलर है, ग्रे कलर, अगर उसमें प्रिवेंट कर लें उसे हीट से, लाइट से या फिर इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, और जो सिल्वर आयंस है वो कंबाइन करते हैं ऑक्सीजन के साथ इन एयर में, और टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड, जो सिल्वर ऑक्साइड बनाते हैं और जो कि ग्रे कलर में होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
और देखिए जो ये है रस्टिंग का सिल्वर, रस्टिंग ऑफ सिल्वर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट करता है, ये हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करता है। कई बार ब्लैक लेयर बन जाती है इस पर, ब्लैक कलर की लेयर। ठीक है, तो ये जो सिल्वर आयन है ये कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द एयर टू फॉर्म सिल्वर ऑक्साइड, जो कि ग्रे कलर में होता है यहाँ पे। लेकिन ये ऑक्सीजन के साथ कम रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ करता है, जिससे कि ब्लैक लेयर बन जाती है सिल्वर के ऊपर। ठीक है, और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, देखो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, देखो दो जो केमिकल रिएक्शन है ये, जो दो स्पीसीज होती हैं उनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है। तो यहाँ पे देखो जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन ये लॉस्ट करेगा उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है किसका एग्जाम्पल है, देखो ये है आयरन में जो रस्ट लगती है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी बोलते हैं इसे, रेडॉक्स रिएक्शन को। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर। डिस्प्लेसमेंट वाला नहीं है इसमें, तो ये गलत आंसर है इसका। ऑप्शन फोर्थ इज़ द रॉन्ग आंसर, तो ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो हम इसे ऑप्शन थर्ड को सही मानते हैं। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर सेकंड। हु फाउंड द ब्रह्मो समाज इन कलकत्ता 1828, 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। तो ये ब्रह्मो सभा थी, जो बाद में ब्रह्मो समाज हो गई थी। ब्रह्मो सभा, ब्रह्म सभा, ब्रह्मो सभा। तो ये 1828 में बनी थी ब्रह्मो समाज, या ब्रह्मो सभा आ जाए तो आपको यही सही करना है दोनों ही। ठीक है, तो 1828 में किसने बनाई थी, तो ये राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। अब हम थोड़ा सा राजा राम मोहन राय जी के बारे में देख लेते हैं। देखो जो राजा राम मोहन राय जी थे वो मॉडर्न इंडिया के, जो इंडियन रेनेसा है उसके फाउंडिंग फादर थे। इंडियन रेनेसा के जो फादर ऑफ इंडियन, मॉडर्न इंडियन रेनेसा, फाउंडिंग फादर ऑफ, जो राजा राम मोहन राय जी थे ये देखिए क्या थे, जो मॉडर्न इंडियन रेनेसा के फादर थे, फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन रेनेसा, मॉडर्न इंडियन रेनेसा। अब देखिए जो राजा राम मोहन राय जी थे इनके, इन्होंने क्या किया था, और जो दूसरी सभा है ये भी पूछा हुआ है। देखिए आत्मीय सभा की स्थापना करी थी 1814 में, 1814 में कलकत्ता में। और इनके कुछ पब्लिश्ड वर्क हैं। जो पहला पब्लिश्ड जो वर्क है इनका, देखिए इन्होंने पहला जो पब्लिश्ड वर्क निकाला था वो है तहफ़त उल मुआद्दीन। ये याद रखना है, एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। परसेप्ट ऑफ जीसस भी, और देखिए ब्राह्मणिकल मैगजीन भी इन्होंने निकाली थी, और बंगाली वीकली संवाद कुमुदी ये भी इनका ही था, और पर्शियन वीकली मिरातुल अकबर। तो ये सब इनके ही वर्क हैं, पब्लिक वर्क हैं, जो पब्लिश्ड वर्क हैं इनके, जो इन्होंने पब्लिश किए थे। आपको ये याद रखना है, सारी चीज़ें पूछी हुई हैं एग्ज़ाम में, ये भी और ये भी। आत्मीय सभा का जो पिछली शिफ्ट है उनमें से किसी शिफ्ट में ये पूछा हुआ है, आत्मीय सभा कब बनी थी। तो इन्होंने इसके अलावा देखिए इन्हें राजा का जो टाइटल है वो अकबर सेकंड ने दिया था। अकबर सेकंड, ये याद रखना है, मुग़ल एम्परर था ये। तो इन्होंने इसको राजा का इनको राजा का टाइटल दिया था। और देखिए राजा राम मोहन राय जी ने इसके अलावा देखिए इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की, हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हरे के साथ मिलके। तो ये की थी 1817 में, 70 में। और एक वेदांता कॉलेज है, वेदांता कॉलेज, तो इसकी स्थापना इन्होंने 1825 में की थी। और इसके अलावा देखिए सती के अगेंस्ट इन्होंने काफ़ी वर्क किया है। ठीक है, सती को ख़त्म करने के लिए, जो सती प्रथा थी उस टाइम में, तो उसके लिए उसके अगेंस्ट जाके इन्होंने काफ़ी काम किया है। तो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने ऐसे जो जो सती प्रथा है उसको ख़त्म किया। तो इनके प्रयास काफ़ी थे सती प्रथा को ख़त्म करवाने में, राजा राम मोहन राय जी के। तो 1829 में सती प्रथा को एंड किया। तो गवर्नर जनरल किसने एंड किया था, जो सती प्रथा एक्ट आया था, प्रोहिबिशन ऑफ सती प्रथा एक्ट, तो ये था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। और राजा राम मोहन रॉय के एफर्ट से ही किया था।
अब हम दूसरों के बारे में देख लेते हैं। देखो स्वामी विवेकानंद, इनके जो यूथ डे है, यूथ डे 12 जनवरी, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद। और इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की जो 1897 में। और देखिए वर्ल्ड रिलीजियस, और इन्होंने क्या किया, जो वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट हुई थी शिकागो में 1893 में, उसमें पार्टिसिपेट किया इन्होंने। और इनके जो गुरु थे वो रामकृष्ण परमहंस जी थे, ठीक है। और इनका जो बचपन का नाम था वो था नरेंद्र दत्त, नरेंद्र दत्ता। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और यूथ डे जो होता है 12 जनवरी को, नेशनल यूथ डे, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी है 12 जनवरी। ये चीज़ें आपको विवेकानंद जी के बारे में याद रखनी है। अब आते हैं हम, देखो गोपाल कृष्ण गोखले जी पे। तो गोपाल कृष्ण गोखले, देखो ये आईएनसी के प्रेसिडेंट रह चुके थे 1905 में, जो बनारस सेशन हुआ था उसमें ये प्रेसिडेंट थे आईएनसी के। और इन्होंने देखो एस्टेब्लिश की थी, स्थापना की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। तो ये याद रखनी है, एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है। ये 1905 में स्थापित की थी। और ये एसोसिएटेड थे सार्वजनिक सभा से, जो कि जनरल था, स्टार्ट किया था जनरल गोविंद राणा डे ने, उससे एसोसिएटेड थे ये सार्वजनिक सभा से। और ही स्टेटेड इंग्लिश वीकली, ही स्टार्टेड, देखिए इन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, हितावदा। तो ये 3-4 चीज़ें हैं गोपाल कृष्ण गोखले जी के बारे में। तो इन्होंने आईएनसी जो प्रेसिडेंट कब रहे, ये 1905 में रहे थे, बनारस का सेशन हुआ था तब। और और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इसकी स्थापना की 1905 में। और ये सार्वजनिक सभा से एसोसिएटेड थे, जो जनरल था, स्टार्ट किया था गोविंद राणा डे ने। और इन्होंने एक इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, हितावदा। ये और ये चीज़ आपको याद रखनी है, गोपाल कृष्ण। और ये पॉलिटिकल गुरु थे महात्मा गांधी जी के। अब देख लेते हैं रामाबाई राणा डे। तो ये देखो रामाबाई राणा डे, फाउंडर ऑफ लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस, तो भारत महिला परिषद की स्थापना इन्होंने की 1904 में बॉम्बे में। और पंडिता रामाबाई के बारे में भी देख लेते हैं, पूछा हुआ है ये क्वेश्चन। और पंडिता रामाबाई सरस्वती जो थी, इन्होंने फाउंड किया था आर्य महिला समाज। तो ये PYQ में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं जिनकी जानकारी आपको होनी चाहिए, थोड़ा सा याद कर लें। राजा राम मोहन राय और गोपाल कृष्ण गोखले, 3-4 चीज़ें हैं बस याद करने की, मोस्टली यही पूछता है। इनके वर्क पूछ लेगा, और आत्मीय सभा, और एक ये ब्रह्मो समाज, ठीक है, ब्रह्मो सभा या ब्रह्मो समाज 1828 में। और गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में ये चीज़ याद रख लें आप, आईएनसी के प्रेसिडेंट कब बने, और हितावदा और सार्वजनिक सभा। रामाबाई राणा डे के बारे में ये याद रख लें, भारत महिला परिषद 1904 में। और पंडिता रामाबाई सरस्वती, देखिए कन्फ्यूजन में नहीं आना इन दोनों में, पंडिता राणा डे में, रामाबाई राणा डे में, और पंडिता रामाबाई सरस्वती इनका नाम है, ध्यान रखना है, अलग अलग हैं दोनों। तो इन्होंने की थी आर्य महिला समाज की स्थापना। इतनी चीज़ें हमने याद कर ली हैं। स्वामी विवेकानंद के बारे में देख लो, इन्होंने रामकृष्ण परमहंस की स्थापना की 1897 में। और वर्ल्ड रिलीजियस जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिकागो में, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था 1893 में, ठीक है। तो ये चीज़ें, इनके पॉलिटिकल गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। और नेशनल यूथ डे, इन्हीं की ही बर्थ एनिवर्सरी है स्वामी विवेकानंद की। और जो इनका बचपन का नाम है वो है नरेंद्र दत्ता। वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन राय ने 1825 में। और जो सती प्रथा का एंड करा था वो 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, तो निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। तो देखो ऐसे है, कुछ इस तरह से है अपना इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया का, ये समझाने के लिए है भाई मैप। ठीक है, यहाँ पे है जो महानदी, फिर इसके बाद आती है गोदावरी, देन कृष्णा, देन पेन्नूरू, देन पेन्नियार करके एक रिवर है, फिर आती है कावेरी, और फिर आती है वैगई। तो ये सारी बहती हैं इधर, तो इधर की तरफ है ईस्ट, तो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है। और यहाँ पे देखिए ऐसे करके कुछ ऐसे है, ठीक है, ये गुजरात का पोर्शन है। तो जो यहाँ पे है ये है गल्फ ऑफ खम्बात। तो यहाँ पे बहती है सरस्वती, ये क्या नाम है, साबरमती। और यहाँ पे बहती है माही।
ठीक है, तो इसके नीचे बहती है नर्मदा और यहाँ पे बहती है तापी। तो ये है वेस्टर्न फ्लोइंग, तो इधर है वेस्ट। ठीक है, तो ये जो है साबरमती और माही रिवर ये यहाँ पे गिरती हैं दोनों गल्फ ऑफ खंबात में, और इधर नर्मदा ये यहाँ पे है और ये तापी भी यहाँ पे है। तो नर्मदा है विंध्यान रेंज के बीच में और सतपुरा रेंज के बीच में, और इधर सतपुरा रेंज और जो अजंता है, अजंता रेंज है, उनके बीच में है तापी। तो ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, गल्फ ऑफ खंबात और ये है गल्फ ऑफ कच्छ, इसमें भी कन्फ्यूजन में आते हैं बच्चे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो गोदावरी और महानदी ये ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये हो नहीं सकता। कृष्णा कावेरी ये भी ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, ये हमसे पूछ रहा है वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, कहीं जाते जाते आप वेस्ट की जगह ईस्ट पे ध्यान लगा दो। ठीक है, और गंगा यमुना ये भी वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर है, बे ऑफ बंगाल में गिरती है, बे ऑफ बंगाल में। और ये माही और सरस्वती ये है बस वेस्टर्न फ्लोइंग, गंगा और यमुना ईस्टर्न फ्लोइंग है। तो ये है वेस्टर्न फ्लोइंग। तो रिवर का एक लेक्चर लेके आ जाऊँगा, आपकी रिवर्स ऐसे रट जाएंगे बिल्कुल, आपको दिक्कत नहीं होगी। एक लेक्चर ले आऊँगा मैं रिवर्स के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 4। माही और सरस्वती है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज़ द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, पार्ट 4A of Indian Constitution was inserted in the Indian Constitution through Constitutional Amendment Act। तो ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के भाग 4 को संविधान के माध्यम से भारतीय संविधान में डाला गया था। तो वो संशोधन अधिनियम कौन सा पूछ रहा है, तो कब ऐड किया गया था ये जो पार्ट 4 है। तो इसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट हुआ था। देखिए, ये पार्ट 4 के अंदर जो आती हैं, पार्ट 4 के अंदर 4A के अंदर जो आती हैं ये है फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, और ये कब ऐड की गई थी, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये ऐड की गई थी। और किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे, तो ये कौन सी कमेटी थी, तो ये कमेटी थी स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। ठीक है, और कितनी फंडामेंटल ड्यूटी हैं, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है ये ऐड कब करी गई थी, तो 86th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में ऐड करी गई थी ये वाली ड्यूटी। ठीक है, और टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और नॉन जस्टिसिएबल है, नॉन जस्टिसिएबल, जस्टिसिएबल। ठीक है, बाइंडिंग नहीं है ये, इनके वायलेशन पे सीधा कोर्ट में नहीं जा सकते। तो ये नॉन बाइंडिंग है, बट एनफोर्स कर सकती है जो पार्लियामेंट है वो लॉज के थ्रू। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ है पार्ट 4A में, और किस आर्टिकल में आती हैं, और देखो ये जो आर्टिकल है ये 51A में दे रखी हैं, 51A में दे रखी हैं 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इसी में से क्वेश्चन आ जाएगा घुमा फिरा के, ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब हम देख लेते हैं, देखो हमारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटी हैं वो कौन कौन सी हैं, वो आपको याद रखनी है। आप एक बार देख लें, मैंने हिंदी वालों के लिए भी ये रखी हैं, तो आप एक बार पढ़ लें। कई बार आपसे नंबर भी पूछ लेगा कि ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटी दे रखी हैं। देखो ये 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है इसमें क्या है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में जोड़ा गया। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th और 11th आप एक बार पढ़ लें, क्योंकि नंबर भी पूछा हुआ है CGL में ही दूसरी शिफ्टों में कि ये कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी है। तो आपको एक बार देख लें इस वाले को थोड़ा सा, या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, ताकि आपको याद रहे इन फ्यूचर, क्योंकि नंबर्स पूछा है एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने आपको ये दे रखी हैं यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 5th। सीदो एंड कानू वर लीडर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल रिबिलियंस। तो सीदो और कानू निम्नलिखित में से किस आदिवासी विद्रोह के नेता थे, तो ये थे संताल रिबिलियन। जो अब देख लेते हैं संताल रिबिलियन के बारे में। तो जो संताल रिबेलियन है ये देखिए, इसे संताल हुल के नाम से भी जानते हैं, और ये 1855-56 में हुआ था। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे जस्ट पहले ही हुआ था ये संताल रिबेलियन। ठीक है, इसमें ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज़ों के और जो मनी लैंडर्स हैं उनके खिलाफ था, लैंड से रिलेटेड था, जो जमींदार हैं उनके खिलाफ था। अब जो है मोपल्ला रिबेलियन, और इसके याद रखना है संताल रिबेलियन के सीदो एंड कुनू, नेक्स्ट वाले एग्जाम में पूछ लेगा संताल रिबेलियन के जो लीडर्स थे वो कौन कौन से थे।
तो सीधो और कनू आपको याद रखना है और डेट याद रखनी है। आपको 3 चीज़ें याद रखनी है, लीडर्स, संथाल रिबेलियन की डेट और किधर हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था। ठीक है, तो अब देख लेते हैं नेक्स्ट वाला, मोपिला। वैसे मोस्टली ये नहीं पूछेगा कहाँ हुआ था, मोस्टली लीडर्स ही पूछता है। ठीक है, तो सीधो और कानू आपको याद रखने हैं और कब हुआ था, 1855 में। बस आपको ये ध्यान रखना है जब 1857 की क्रांति हुई थी उसके 1-2 साल पहले ही स्टार्ट हुआ था। अब देखते हैं मोपल्ला रिबेलियन। तो मोपल्ला रिबेलियन को मापिला रिबेलियन भी बोलते हैं। तो 1921 में ये हुआ था। कहाँ पे हुआ था, ये आर्म्ड रिवॉल्ट था मुस्लिम्स के द्वारा, केरला में हुआ था। अगेंस्ट ब्रिटिश के अगेंस्ट था और हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे उनके अगेंस्ट था। और कौन थे इसके लीडर्स, तो ये थे अहमद हाजी और अली मूसलियार। तो ये दोनों ही आ जाएंगे यहाँ पे कि लीडर्स कौन थे। तो इतना बड़ा नाम है इनका, तो अहमद से याद रख सकते हैं, अहमद हाजी और अली मूसलियार। मोपिला रिबेलियन केरला में 1921 में। ठीक है, अब उसके बाद देखो कोल जो रिबेलियन है, कोल म्यूटिनी कब हुई थी, तो 1831-32 में हुई थी, छोटा नागपुर में, प्लेटो में। और लीडर्स थे इसके बुद्धू भगत, जाओ भगत, मदारा महातो एंड जिंदारी मास्की। तो ये इसके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बुद्धू भगत और जाओ भगत। ठीक है, ये आपको याद रखना है और ईयर याद रखना है कब हुई थी। क्रोनोलॉजी आपसे पूछ लेगा, संथाल कब हुआ था, मोपेला कब हुआ था, कोल रिबेलियन कब हुआ था। कई बार क्रोनोलॉजी में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, कि पहले कौन आया था, फिर बाद में कौन आया था, फिर उसके बाद कौन आया था। तो ये आपको थोड़ा सा डेट याद रखोगे तो क्रोनोलॉजी अपने आप याद रहेगी। उसके बाद है फोर्थ, मुंडा रिबेलियन। तो मुंडा जो रिबेलियन है 1899 और 1900 के आसपास हुआ था, 1899 1900 में। तो इसको उलगुलान के नाम से भी जानते हैं और द ग्रेट टुमुल्ट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके जो लीडर थे, ये छोटा नागपुर प्लेटो में हुआ था और बिरसा मुंडा लीडर थे इनके। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ट्राइबल मूवमेंट्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज नोन एज, पृथ्वी के सबसे बाहरी हिस्से को किस नाम से जाना जाता है। तो आई थिंक अगर आपने थोड़ी बहुत भी जो लेयर्स पढ़ी हैं अर्थ की ज्योग्राफी में, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आसानी से कर लेंगे। तो ये है ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर, क्रस्ट। तो देखिए कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे देखो जो सबसे ऊपर होता है, ऐसे ये मान लेते हैं हम, देखो ओशैनिक क्रस्ट, ओशैनिक क्रस्ट होता है ये यहाँ पे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। ठीक है, इसके नीचे फिर लिथोस्फीयर होती है और एस्थेनोस्फीयर होती है, एस्थेनोस्फीयर। और फिर उसके बाद होता है मेंटल। ठीक है, ये मेंटल के अंदर ही होती है, अपर मेंटल। और यहाँ पे होता है फिर लोअर मेंटल। तो ये है पूरा मेंटल। फिर इसके बाद है आउटर कोर और ये है इनर कोर। और ये है मेंटल और ये है क्रस्ट और ये है लिथोस्फीयर जिस पे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, लिथोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर। ठीक है, ये अपर मेंटल में होता है। और मेंटल जो होता है सेमी मोल्टन होता है, सेमी मोल्टन। और ये आउटर जो कोर होता है लिक्विड में होता है, मोल्टन फॉर्म में, और ये होता है सॉलिड में। ठीक है, और ये है ओशेनिक क्रस्ट और ये है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो कि आते हैं क्रस्ट के अंदर। इनकी मोटाई डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर जो इसकी थिकनेस होती है वो अलग अलग होती है। हिमालय में चले जाइए आप सबसे ज़्यादा मिलेगी, प्लेन एरिया में कम मिलेगी। तो वो जो फिजियोग्राफी होती है उस पर डिपेंड करता है। तो सबसे ऊपर लेयर है क्रस्ट, उसके बाद है मेंटल, मेंटल में अपर मेंटल, लोअर मेंटल, मोल्टन स्टेट में होता है, सेमी मोल्टन में। उसके बाद है कोर, आउटर कोर, और फिर उसके बाद है इनर कोर। तो यहाँ से यहाँ तक जो मेंटल होता है उसकी जो लेंथ है 2900। फिर मेंटल से आउटर कोर के जो लेंथ है वो है 5700 या 5100, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है, शायद 5700 है। फिर उसके बाद 6378 इसकी रेडियस है अर्थ की। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और देखो जो मेंटल, ये है मेंटल और आउटर कोर को जोड़ती है ये गुटिनबर्ग वी चार्ट, गुटिन बर्ग वी चार्ट डिस्कंटिन्यूटी बोलते हैं इसे, डिस्कंटिन्यूटीज होती हैं। और इधर देखो क्रस्ट और मेंटल को जो जोड़ता है वो है मोहो डिस्कंटिन्यूटी, मोहरविक भी बोलते हैं, मोहो डिस्कंटिन्यूटी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और इधर होती है लेमंड डिस्कंटिन्यूटी, आउटर और इनर कोर के लिए लेहमंड डिस्कंटिन्यूटी।
ठीक है, तो ये आपको पता होनी चाहिए अर्थ के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इज नोन एज, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन को किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए ऑप्शन, ये तो स्टेट की बात कर रहा है, तो स्टेट लेजिस्लेचर में लोकसभा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा इसका, ये गलत है। राज्यसभा भी गलत है, तो दो एलिमिनेट कर दिया। विधानसभा, विधानसभा क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है जो विधान परिषद होती है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इसी के बारे में पूछ रहा है। विधान परिषद अपर हाउस होता है, विधानसभा लोअर हाउस होता है, जहाँ से पीपल चुन के जाते हैं। ठीक है, पीपल्स के द्वारा चुना जाता है, वो विधानसभा होती है। और ये विधानसभा, विधान परिषद अपर हाउस है जो डिजॉल्व नहीं होता है। इसके जो मेंबर्स हैं 6 साल में चेंज होते हैं। ठीक है, 1/3 मेंबर जो हैं वो 2 साल में बदलते हैं। ठीक है, और ये कंप्लीट जो है वो चेंज हो जाता है 6 साल में, बट ये डिजॉल्व नहीं होता है। विधानसभा डिजॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर है विधान परिषद, ये अपर हाउस है। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। ठीक, अब देख लेते हैं। देखो जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, 6 स्टेट में है फिलहाल, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, कर्नाटका में, ऐसे याद रख सकते हैं आप। ये वाला जो एरिया है यहाँ पे साउथ में, ये आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और इधर कर्नाटका। ठीक है, इन तीनों में है। और महाराष्ट्र, बिहार और उत्तर प्रदेश, यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा लग रही है, यहाँ पे दोनों है, और एक महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 6 स्टेट हैं, आपको याद रखना है। अब देखिए सभी स्टेटों में नहीं है विधान परिषद, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है सभी स्टेटों में नहीं है। तो अगर किसी स्टेट को बनानी है तो वहाँ की जो विधानसभा है, मतलब कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को एक बिल पास करना पड़ेगा, रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा स्पेशल मेजोरिटी से। ठीक है, फिर लोकसभा इसे 169 जो आर्टिकल है उसके अंडर लोकसभा क्रिएट कर सकती है, डिसॉल्व भी कर सकती है किसी भी विधान परिषद को। ठीक है, तो सिंपल मेजोरिटी से। लेकिन पहले, उससे पहले जो स्टेट है, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा को स्पेशल मेजोरिटी से रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, तब जाएगा वो इसके पास, जो लोकसभा है पार्लियामेंट के पास जाएगा, फिर उसे सिंपल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, तब वो क्रिएट और डिज़ोल्व, क्रिएट और उसका अबोलिशन किया जा सकता है। अबोलिशन है ये, डिज़ोल्व नहीं है। ठीक है, और जो पार्लियामेंट है वो किस में के अंडर आती है? आर्टिकल 79 के अंडर, और 80 के अंडर आती है, 80 के अंदर आती है राज्यसभा, और जो 81 के अंदर आती है लोकसभा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये अपर हाउस है राज्यसभा, और ये लोअर हाउस है लोकसभा। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, आर्टिकल्स याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में आर्टिकल्स के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन, एसएससी। ठीक है भैया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू दी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे एनुअल रिपोर्ट 2020-21, विच पोजीशन डज इंडिया हैव इन टर्म्स ऑफ रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार भारत की परिस्थिति किस स्थान में है दुनिया में सड़क नेटवर्क में? तो ये सेकंड प्लेस पे है इंडिया की। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। फर्स्ट पे है यूएसए, सेकंड पे है इंडिया, और थर्ड पे है चाइना, फोर्थ पे आई थिंक ब्राज़ील है, ब्राज़ील। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। कुछ टाइम में हम यूएसए से निकल जाएंगे आगे, जिस तरह से काम हो रहा है इंडिया में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 9। वाई डज द मिल्कमैन एड अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क? तो दूध वाला ताज़े दूध में बेकिंग सोडा की बहुत कम मात्रा क्यों मिलाता है? तो ये क्यों मिलाता है ये आपको बताना है। तो देखो, टू रिड्यूस द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली मोर एसिडिक। तो एसिडिक थोड़ी ना करेगा दूध को। ठीक है, तो ये तो गलत है। टू इंक्रीज द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, हाँ उसे एल्कलाइन बनाएगा, थोड़ा बेसिक बनाएगा, इसलिए वो 6 से थोड़ा इंक्रीज कर देता है उसे। ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। और थर्ड देख लेते हैं हम अपना, देखो, टू मेंटेन द पीएच ऑफ द फ्रेश मिल्क एट 6 फॉर लॉन्गर टाइम। तो ऐसा तो नहीं है कि मेंटेन करने के लिए करता है उसे पीएच, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, तो टू रिड्यूस द पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क
फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन, तो एल्कलाइन थोड़ी ना होता है, एसिडिक में जाएगा वो तो। अगर स्लाइटली डिक्रीज करेगा तो 6 से pH को, तो ये गलत है बिल्कुल। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। ये हिंदी में दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, टू इंक्रीज द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, तो इसलिए उसमें बेकिंग सोडा ऐड करता है। और 0 से 7 देखो ये होता है एसिडिक, और 7 टू 14 ये होता है बेसिक। जो सॉल्यूशन होता है ये हाईली बेसिक, हाईली एसिडिक है 0 पे, और ये हाईली बेसिक है सॉल्यूशन, ठीक है 14 पे। इससे इधर जाएंगे 7 टू 14 तो बेस इंक्रीज होगा सॉल्यूशन का, और इधर 7 से 0 की तरफ जाएंगे तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो दूध को स्लाइटली वो बेसिक बनाता है, अल्कलाइन बनाता है। तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर, टू इंक्रीज द pH ऑफ फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन, तो बेसिक बनाता है वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 10। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीरियोडिसिटी अ यूनिट कॉल्ड पिकोमीटर इज यूज टू मेजर द, तो आवधिकता के संदर्भ में को मापने के लिए पिकोमीटर नामक एक इकाई का उपयोग किया जाता है। तो पिकोमीटर किस लिए काम आता है, तो ये एटॉमिक रेडियस को मेजर करने के काम आता है, ठीक है, मेजर की जाती है इससे एटॉमिक रेडियस। स्मॉल ऑब्जेक्ट को मेजर किया जा सकता है इससे। अब देखिए पिकोमीटर इज़ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लेंथ का मेजरमेंट की यूनिट है ये। और 1 पिकोमीटर होता है 10 की पावर -12 मीटर, ये ध्यान रखना है आपको। मोलर मास क्या होता है, देखिए जो मोलर मास होता है द एवरेज मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका, सभी मॉलिक्यूल्स का जो सब्सटेंस में जो एवरेज मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है, और इसे मेजर करते हैं ग्राम पर मोल में, ग्राम पर मोल में। एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है, देखो एटॉमिक डेंसिटी क्या होती है, मास, इसे जो मेजर करते हैं एटॉमिक डेंसिटी को जो मेजर करते हैं, कितने नंबर ऑफ उसमें जो एटम्स में है नंबर्स, तो उसे हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री से और गामा स्पेक्ट्रोमेट्री से मेज़र करते हैं जो एटॉमिक डेंसिटी है। और स्पिन क्वांटम नंबर, देखो स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब द इंट्रिंसिक एंगुलर मूवमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन और अदर पार्टिकल, जो एंगुलर मूवमेंट होती है इलेक्ट्रॉन की और अदर पार्टिकल्स की, इंट्रिंसिक एंगुलर मूवमेंट, ठीक है वो होती है। और इट हैज़ सेम वैल्यू फॉर और पार्टिकल्स ऑफ सेम टाइम, और सेम टाइप, तो इसकी सेम वैल्यू होती है पार्टिकल्स के लिए जो एक तरह के पार्टिकल्स रहते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है, तो ये इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का और अदर पार्टिकल्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 11। Who among the following was the former secretary HRD Information and Broadcasting and has been appointed as the advisor to the Prime Minister of India in October 2021? तो निम्नलिखित में से कौन पूर्व सचिव HRD सूचना एवं प्रसारण IB थे और उन्हें किस रूप में नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2021 में? तो भारत के प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो कौन है, तो अमित खरे, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आप देखिए बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसी चीज़ें थोड़ी याद रखनी है अगर कोई अपॉइंटमेंट होता है तो नया। अभी 2021 का पूछ रखा है, 2024 में पेपर हुआ है, 2024 में 3 साल पहले का पूछ रखा है, तो आपको 2-3 साल पहले की अपॉइंटमेंट याद रखनी है अगर कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन है तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। हॉरोड डोमोर मॉडल वाज द मेन आइडिया बिहाइंड द 5 ईयर प्लान, तो पंचवर्षीय योजना के पीछे हेरोड डोमोर मॉडल मुख्य विचार था, तो किस पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान आया था उसमें कौन सा जो 5 ईयर प्लान था वो हॉरोड डोमोर मॉडल पर बेस्ड था, तो ये पहला वाला था, तो ऑप्शन सेकंड इज़ द राइट आंसर। अब देखिए जो पहला वाला था ना जो 5 ईयर प्लान, ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 1951 से और 56 तक था, ठीक है। और इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर इरिगेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था, तो मेन एरियाज यही थे, तो यहाँ पे भाखड़ा नागर डैम बनाया था और 5 IITs इसके लास्ट में ख़त्म होते होते, जब ये प्लान ख़त्म हो रहा था तो 5 IITs एस्टेब्लिश की गई थी। और जो टारगेटेड ग्रोथ थी इसकी वो 2.1% थी, और अचीव कितना किया था हमने, तो 3.6%, तो काफ़ी अच्छी अचीवमेंट थी फर्स्ट 5 ईयर प्लान की। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 61 तक था,
तो इसमें क्या किया गया, इस पे किस पे स्ट्रेस किया गया था, फोकस किस पे था, तो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पे फोकस किया गया था और पब्लिक सेक्टर पर। टारगेट ग्रोथ रेट क्या थी, तो ये थी 4.5%, और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट थी वो कितनी हुई थी, तो 4.27%। तो जितनी हमने ग्रोथ रखी थी टारगेटेड ग्रोथ रेट, उससे थोड़ी कम थी। तो ये किस पे बेस्ड था, तो ये पीसी महालनोबिस पर बेस्ड था, महालनोबिस, ठीक है, उस पे बेस्ड था सेकंड 5 ईयर प्लान। तो थर्ड 5 ईयर प्लान कब आया था, 1961 से और 66 तक था। तो और देखिए ये किस पे फोकस किया गया था, यहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस किया गया था, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। पंचायत इलेक्शन भी हुए थे यहाँ पे, पहली बार वर इंट्रोड्यूस्ड, इस वाले प्लान में पहली बार पंचायत इलेक्शन भी हुए थे और इंट्रोड्यूस किया गया था पंचायत इलेक्शंस को। नागौर डिस्ट्रिक्ट में हुए थे, राजस्थान में, आपको ध्यान होगा अगर आपने थोड़ा बहुत जी के पढ़ी है तो टारगेटेड ग्रोथ रेट कितनी रखी थी, 5.6, और एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था वो था 2.4%। तो ये फेल हुआ था ज़्यादातर ये प्लान, क्योंकि सीनो चाइना वार हुआ था और इंडो पाक वॉर हुआ था उस टाइम पे, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वॉर की वजह से और चाइना और इंडिया वॉर की वजह से ये हुआ था। और इसके बाद जब 66 के बाद 67 और 68 और 69 में स्टार्ट हुआ था नेक्स्ट, तो यहाँ पे हॉलीडे रहा था, प्लान हॉलीडे 69 से 4, जो 69 से 1969 से और 74 तक फोर्थ 5 ईयर प्लान रहा था। तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर थी वो इंदिरा गांधी थी और बेस्ड ऑन द गडगिल फॉर्मूला पर बेस्ड था। यहाँ पे हमने सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया गया था और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम जो आया था वो फोर्थ 5 ईयर प्लान में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। और जो टारगेटेड ग्रोथ रेट है वो 5.6 था, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट हुआ था, ग्रोथ कितनी हुई थी, 3.3%। अब जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था ये 1974 से लेके और 78 तक रहा था। और ये देखिए मिनिमम नीड्स प्रोग्राम इसमें आया था, ये याद रखना है आपको, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम किस में आया था और मिनिमम नीड्स प्रोग्राम किस में आया था। गरीबी हटाओ का नारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान में दिया था और इंडियन नेशनल हाईवे सिस्टम इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। टारगेट ग्रोथ रेट कितना था, 4.4%, बट एक्चुअल जो ग्रोथ रेट था वो 4.8% था, ठीक है। और इसमें देखिए जो ये फोर्थ 5 ईयर प्लान था ना, इसमें 14th बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी किया गया था, ये वाला जो प्लान था। इसके बाद रोलिंग प्लान आए थे, क्योंकि जनता गवर्नमेंट आ गई थी तो 3 साल तक रोलिंग प्लान चले थे, 2 साल तक, ठीक है। तो इतना हमने जानकारी ले ली है इनके बारे में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। वैन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड। और देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, जो इसको इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी थी वो था प्लानिंग कमीशन, ठीक है, रेगुलेट और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी प्लानिंग कमीशन, और ये कब बना था, 1950 में। इसके अलावा अब जो इसे प्लानिंग कमीशन को जो 17th हमारा 5 ईयर प्लान चल रहा था उसके बीच में ही ख़त्म कर दिया गया और 2015 में नीति आयोग बना लिया गया, ठीक है। तो नीति आयोग 2015 में बना था और प्लानिंग कमीशन को एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन वाज द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस टू पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब शुरू की गई थी, तो ये 2008 में स्टार्ट की गई थी, ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। और देखो किसने स्टार्ट करी थी, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने स्टार्ट करी थी, और हेल्थ सर्विसेज और सोशल सिक्योरिटी देने के लिए जो पॉवर्टी लाइन, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, पीपल्स गरीबी रेखा से नीचे थे उनके लिए। और जो हेल्थ इंश्योरेंस है उन लोगों को भी शामिल किया गया था, जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, उनको भी शामिल किया गया था। और जो यहाँ पे इंश्योरेंस का प्रीमियम था वो सेंट्रल गवर्नमेंट 75% देगी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो 25% देगी, और जो बेनिफिशियरी है उसको 30 रुपये पर ईयर देने थे, ठीक है, इस वाली योजना में। इतना आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 14। मनी सप्लाई इज़ अ कंसेप्ट ऑफ। तो ये स्टॉक है, मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट, ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो क्या होता है, देखो टोटल अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल टू द पब्लिक, तो पब्लिक के पास जितना पैसा है हाथ में, ठीक है, एक्सेप्ट बैंक और गवर्नमेंट को छोड़ के, जितना इंस्टीट्यूशंस के पास, पब्लिक के पास करेंसी में, डिजिटल करेंसी में या फिर कॉइन्स में जितना भी पैसा है इकोनॉमी में, एक
एट अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो है। और इट इज़ द डिफरेंट फ्रॉम नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में क्या है, वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की डेफिनिट टाइम पीरियड में, बट इसमें क्या है, जो पब्लिक के पास पैसा है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। द ऑफ एवरी स्टेट अनफॉल्स द फ्लैग इन इट्स कैपिटल ऑन द रिपब्लिक डे। तो हर राज्य का गणतंत्र दिवस पर अपनी राजधानी में झंडा फहराता है। तो कौन फहराता है, जो कैपिटल है राज्य की, स्टेट की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसमें जो फ्लैग जो अनफर्ल करते हैं, जो झंडा फहराते हैं, कौन फहराते हैं, तो वो हैं गवर्नर। ऑप्शन थर्ड इज़ द राइट आंसर, गवर्नर फहराते हैं। और देखिए राजपथ, जो पहले राजपथ था अब उसे कर्तव्य पथ के नाम से जानते हैं, तो वहाँ पे फहराते हैं प्रेसिडेंट जी। रिपब्लिक डे पे फहराते हैं। रिपब्लिक डे कब होता है, 26 जनवरी। तो 26 जनवरी जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, तो एनेक्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन को। तो कमेंसमेंट थी कॉन्स्टिट्यूशन की 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, एनेक्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। केम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1950 को आया था कॉन्स्टिट्यूशन। कमेंसमेंट डेट इसी को मानते हैं हम, 26 जनवरी 1950 को। तो इसी को हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं। तो 26 जनवरी ही क्यों, क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज, जो लाहौर सेशन हुआ था 1930 में, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ठीक है, इसी दिन 26 जनवरी को, तो इसलिए हम 26 जनवरी इन्होंने डेट रखी थी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश एज ऑफ जुलाई 2023। तो निम्नलिखित में से कौन जुलाई 2023 तक उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्रियों में से एक हैं। तो ये है केशव प्रसाद मौर्य। ऑप्शन फोर्थ इज़ द राइट आंसर। ये क्वेश्चन की वैसे कोई सेंस बनती नहीं है एसएससी में, बट ठीक है, इन्होंने पूछ लिया तो बता देते हैं, याद भी रख लेना। क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ी जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है ये, बट ऐसे पर्टिकुलरली स्टेट का पूछ लिया इन्होंने। तो क्वेश्चन नंबर 17, थोड़ी तबीयत ख़राब है भाई, थोड़ी आवाज़ इसलिए ही आपको ऐसी लग रही होगी, तो कोल्ड हो रखा है 2-3 दिन से। क्वेश्चन नंबर 17, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज वॉज फेमस सितारिस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध सितार वादक हैं। तो ये हैं रविशंकर, पंडित रविशंकर जी। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखिए, जो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है वो शहनाई से इनका संबंध है। ठीक है, और जाकिर हुसैन जी का तबला से, और जो पंडित भीमसेन जोशी जी हैं, ठीक है, भीमसेन जोशी जी हैं जो, उनका हिंदुस्तानी जो म्यूजिक वोकलिस्ट हैं ये, और नोन फॉर ख्याल फ्रॉम द सिंगिंग। तो ये ख्याल के फॉर्म में सिंगिंग करते हैं, और हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकलिस्ट हैं पंडित भीमसेन। तीनों आपको याद रखने हैं। और देखिए बिस्मिल्लाह खान ने क्या किया था, शहनाई बजाई थी जब हमारे इन द इवनिंग ऑफ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था इंडिपेंडेंस डे पर 1947 की इवनिंग पे, तो इन्होंने रेड फोर्ट पर शहनाई को बजाया था। ये भारत रत्न भी मिल चुका है इन्हें, और संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड भी मिल चुका है इन्हें। ठीक है, और रविशंकर एसोसिएटेड है सितार से। तो तीनों आपको इन सब के बारे में याद रखना है, बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में, और जाकिर हुसैन जी के बारे में, और पंडित भीमसेन जोशी जी के बारे में। ठीक है, ये पूछा हुआ है किस जो घराना है उससे रिलेटेड है, कौन से म्यूजिक से एसोसिएटेड है ये। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्ज़ाम में, और ये सभी भी पूछे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 18। थ्री पोइट्स पंपा, पोन्ना, रान्ना आज कॉल्ड एज द थ्री ज्वेल्स ऑफ। तो तीन कवियों में पंपा, पोन्ना और रन्ना को तीन रत्न कहा जाता है। तो ये किस लिटरेचर से रिलेटेड हैं, तो ये कन्नड़ लिटरेचर से एसोसिएटेड है। इन्होंने अपनी रचनाएं कन्नड़ लिटरेचर में ही दी हैं, कन्नड़ में जो लैंग्वेज है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। अब देखो, आपको तमिल के भी याद रखने थोड़े। तो संगम लिटरेचर जो था, फर्स्ट सेंचुरी सी से लेके और 6th सेंचुरी सी तक चला था इनका जो रूल था। आपने सुना होगा पांड्या, चोलाज और चेराज यहाँ तमिलनाडु में, और पांड्याज यहाँ केरला में। चोलाज और चेराज और पांड्याज यहाँ केरला में, ये संगम लिटरेचर
संगम जो एज है उसके टाइम में ही थे। तो संगम लिटरेचर तमिल वर्क था, तो इनके कुछ राइटर थे। तोलकापियार जिन्होंने तोलकापियम लिखी, और इलांगो एडिगल इसने शिल्पादिकरम लिखी, और सीतालाई सतनार ने मनी मेघलाई लिखी। ये याद रखना है, पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 19। इंडियन क्लासिकल वियोलिनिस्ट अन्ना वारूपा रामास्वामी वाज अवार्डेड विद इन 2021 2021। भारतीय राष्ट्रीय वायलिन वादक अन्ना वरपुराम स्वामी को 2021 में से सम्मानित किया गया। तो कौन सा अवार्ड मिला है इन्हें? मिला था 2021 में, तो पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हम। देखो, भारत रत्न, भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का, कंट्री का। और फिर उसके बाद आता है पद्म विभूषण, देन पद्म भूषण, देन पद्म श्री। तो ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। और पद्म भूषण में क्या है, एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए दिया जाता है। ये है एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए, डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। और पद्म भूषण है जो डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज विद हायर ऑर्डर, और ये दिया जाता है पद्मश्री डिस्टिंग्विश सर्विसेज के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। और इस बार जो 2024 में देखिए टोटल जो पद्मा अवार्ड मिले हैं, पद्मा अवार्ड कितने मिले हैं, तो 132 पद्मा अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से देखो पद्म विभूषण जो मिले हैं वो 5 हैं, और पद्म भूषण 17 है, और पद्म श्री कितने मिले, 110। तो टोटल हो गए 132, और 5 मिले हैं पद्म भूषण, तो भारत रत्न। देखिए जनरली जो भारत रत्न जो मिलते हैं वो 3 लोगों को मिलते हैं साल में, बट इस बार एक्सेप्शनली गवर्नमेंट ने 5 लोगों का नाम अनाउंस किया है, तो 5 लोगों को मिला है। तो 5 लोग कौन कौन से हैं वो, देखिए आपको याद रखने हैं। MS स्वामीनाथन जी, स्वामीनाथन, और LK अडवाणी, और चौधरी चरण सिंह, चरण सिंह। और देखिए MS स्वामीनाथन, LK अडवाणी, चौधरी कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह के बाद कर्पूरी ठाकुर, और एक और हैं जो PV नरसिम्हा राव। तो ये 5 पर्सनालिटीज़ हैं जिन्हें इस बार का जो भारत रत्न है 2024 में वो मिला है। अब पद्म विभूषण भी मिला है, तो पद्म विभूषण किसे मिला है, पद्मा सुब्रमण्यम, और एक हैं विजयंती माला, और चिरंजीवी जी, एक्टर पॉलिटिशियन है चिरंजीवी, और वेंकैया नायडू, एक्स जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं वेंकैया नायडू जी। और एक और पर्सनालिटी हैं जिन्हें मिला है, तो ये है बिंदेश्वर पाठक। तो ये फाउंडर थे सुलभ इंटरनेशनल के। ठीक है, सोशल सर्विसेज में इन्होंने काफ़ी काम किया है, और टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। तो आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है, थोड़ा पद्मा अवार्ड्स के बारे में। और स्टार्ट कब हुए थे पद्मा अवार्ड्स, 1954 में स्टार्ट हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द बोर्ड ऑफ कंट्रोल was established in England to control and supervise the administration of British India। तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और पर्यवेक्षण के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी? तो किस एक्ट के थ्रू बना था ये? तो ये बना था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। तो इसके अंदर आया था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन को देखता था कंपनी के। अब इसके अलावा जो देखिए जो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर था ये हमने बता दिया, पॉलिटिकल अफेयर्स, और पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये बना था कॉमर्शियल फंक्शंस के लिए। तो कॉमर्शियल फंक्शंस 1773 में। यह है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स आया था 1784 में, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ये थे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें। और 1793 का
इस समय जो गवर्नर जनरल की जो पावर्स थी और ओवर राइडिंग पावर्स वो इंक्रीज़ कर दी थी। वो काउंसिल पर ओवरराइड, काउंसिल के डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। और जो मद्रास और बॉम्बे हाई कोर्ट की जो शक्तियाँ थी वो इसके अंदर ही कर दी गई, जो बंगाल जो गवर्नर जनरल है उनके अंडर कर दी गई। और देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल डिसीजंस हैं वो बिहाफ ऑफ ऑन जो कंपनी के जितने भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिसीजंस हैं वो अब लिए जाएंगे किसके बिहाफ पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बिहाफ पर लिए जाएंगे। 1813 में जो कंपनी की मोनोपोली है वो ख़त्म कर दी गई। ट्रेड में बस 20 साल के लिए चार्टर को बढ़ा दिया गया और मोनोपोली टी और चाइना के साथ ही रह गई थी। और यहाँ पे जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे उन्हें अलाउड कर दिया गया था, ठीक है, जो स्प्रेड करने के लिए जो क्रिश्चियनिटी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और 1793 में ही परमानेंट सेटलमेंट, लैंड जो के लिए जो परमानेंट सेटलमेंट आया था उस समय। और लॉर्ड कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे। तो इतनी सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज द ओवरऑल चैंपियन इन बोथ मैन एंड वुमेन कैटेगरीज इन द फर्स्ट जनजातीय खेल महोत्सव। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले जनजातीय खेल महोत्सव में पुरुष और महिला दोनों श्रेणियों में समग्र चैंपियन था? तो ये था उड़ीसा। देखिए ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। कहाँ पे हुए थे? 2023 में इसका पहला एडिशन हुआ था जनजातीय खेल महोत्सव का, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस में, एंड KIIT में भुवनेश्वर में उड़ीसा में हुआ था। और उड़ीसा ने ही जीता था मैन और वुमेन कैटेगरी में। जो ओवरऑल चैंपियन रहा था वो उड़ीसा ही रहा था। इसमें क्या है कि देखो, मोटिवेट करना जो ट्राइबल स्पोर्ट्समैनशिप है उसे, और लोगों को ज़्यादा इंस्पायर्ड करना गेम्स के थ्रू, ठीक है। तो यही इसका मकसद था। और पहला जो हुआ था फर्स्ट एडिशन 2023 में, और ये हुआ था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 22। अकॉर्डिंग टू दी वर्ना सिस्टम दैट वाज प्रिवेलेंट इन द वैदिक पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ वर्ना। तो वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं था? तो वैदिक काल में कितने वर्ण थे? 4 थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो समिति नहीं था इसमें से, इसको आप सही कर सकते हैं। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है, एग्जाम में ध्यान रखना है, कई बार आप ऑप्शन पे जाते जाते नॉट को भूल जाएंगे, तो नॉट बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है भैया। तो ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, याद रखना है। और आपको देखो वैदिक पीरियड कितने से कब तक था? तो ये 1500 BC से लेके और 1600 BCE तक था। IBC के बाद आया था ये, ठीक है। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था, 2 पार्ट में डिवाइड था ये वैदिक पीरियड। तो अर्ली वैदिक पीरियड 1500 से 1000 BC तक, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से और 600 BC तक। इसके बाद महाजनपद का टाइम स्टार्ट हो गया था, और न्यू रिलीजन्स आए थे, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म स्टार्ट हो गए थे यहाँ पे, क्योंकि इनमें रिचुअलिस्टिक ज़्यादा ही थे कुछ, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये 4 वर्ण थे, समिति नहीं था इसमें। ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 23। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलर टू रिप्रेजेंट द कंट्री एट दी 2012 लंदन ओलंपिक्स गेम्स। तो 2012 में लंदन ओलंपिक्स खेलों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी? तो ये थी गीता फोगाट। तो ऑप्शन 4 इज़ द राइट आंसर। जो पहले ओलंपिक्स हुए थे वो एथेंस में हुए थे, एथेंस ग्रीस में, और 1896 में। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब अपना, क्वेश्चन नंबर 24। विच मरीन कैराटोनॉइड इज अबंडेंट इन ब्राउन सीवीड और मैक्रो एल्गी एंड डायटम्स में। तो भूरे समुद्री शैवाल, मैक्रो एल्गे और डायटम्स में कौन सा समुद्री
कैरोटेनॉइड प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो ये कैरोटेनॉइड है फूका जैंथिन। तो ऑप्शन फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। तो इसमें देखिए काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हेल्थ बेनिफिट होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी ऑक्सीडेंट होता है, एंटी कैंसर जो गुण होते हैं इसमें होते हैं। तो ये किस में मिलता है? तो ये सीवीड्स में, मैक्रो एल्गी में और डाइटम्स में मिलता है, जो कि मरीन कैरोटेनॉइड है। हेल्थ बेनिफिट काफ़ी है इसमें, याद रखना है आपको, नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 25। द पार्लियामेंट पास्ड द एसेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल इन अगस्त 2021। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द पासिंग इट? तो एक ऑब्जेक्टिव पूछ रहा है इस बिल का। तो संसद में अगस्त 2021 में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक 2021 पारित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्देश्य है इसे पास करने के पीछे? तो ऑब्जेक्टिव कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या लग रहा है आपको? टू एनकरेज द मोर एफडीआई इन डिफेंस। तो असेंशियल के बारे में है ये, असेंशियल डिफेंस सर्विसेज बिल। तो कुछ ना कुछ हम असेंशियल के बारे में देखेंगे। टू प्रोहिबिट स्ट्राइक लॉकआउट्स एंड ले ऑफ्स इन यूनिट इंगेज इन असेंशियल डिफेंस सर्विसेज। तो देखो कीवर्ड मिल गया ना, तो यही इसका ऑप्शन आंसर है। और देखिए दूसरे आंसर में इतना मैच भी नहीं खा रहा, और असेंशियल डिफेंस सर्विस बिल है। तो एग्जामिनर ना ऐसे ऑप्शन सेट करता है कि आप जनरल वे में भी निकाल सकें अगर आपको नहीं पता है, क्योंकि भाई सारे एक्ट्स थोड़ी ना याद होंगे क्या क्या प्रोविज़न है उनके। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो। ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो यही इसका आंसर है। अपॉइंटमेंट मोर वुमेन इन द डिफेंस, थर्ड ऑप्शन नहीं। टू इम्प्लीमेंट वन रैंक वन पेंशन, ये तो बिल्कुल नहीं है असेंशियल सर्विसेज, असेंशियल डिफेंस सर्विस बिल में। तो देखिए हम मैच कर लिया हमने असेंशियल। ठीक है, ये रहा। तो मैच द वर्ड से भी आप निकाल सकते हैं अपना आंसर। तो ऑप्शन टू इज़ द सेकेंड, ऑप्शन सेकेंड इज़ द राइट आंसर। टू प्रोहिबिट स्ट्राइक लॉकआउट्स एंड layoffs in units engaged in essential defense services। तो ये आपके 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी सीजीएल 2024 में पूछे गए थे 18 सितंबर 2024 को फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास है, और भाई अगर आपको क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, और आने वाली जो क्लासेस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, ये क्लासेस जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पीवाईक्यू की इम्पोर्टेंस आप समझ सकते हैं। देखिए कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे आपके पास, 36 इंटू 25 एमटीएस का, एमटीएस 66 शिफ्ट इंटू 25, और जो सीएचएसएल का। तो आप सोच सकते हैं कितने क्वेश्चन है, रिपीट होंगे ही होंगे क्वेश्चन। बस करंट अफेयर्स हैं, वो मैं अलग से लेक्चर ले आऊँगा उसका सीरीज। तो आज का जो हमारा कोट है वो देख लेते हैं। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड। तो एजुकेशन ही एक ऐसा पावरफुल वेपन है जिससे वर्ल्ड को चेंज किया जा सकता है। तो आप अपना टाइम एजुकेशन को दीजिए, अपने आप को पावरफुल बनाइए। ठीक है, अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज़ कीजिए। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें।